बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार के नंबर वन एवं विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट विद्याकुल में। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अब से ही अपने पठन पाठन की प्रक्रिया में आप लोग लग गए होंगे। मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के आएंगे और आप लोगों के डिमांड की वजह से जो है मैं आज का ये सेशन लेकर के आया हूं। और इस सेशन में प्यारे विद्यार्थियों जितने भी चैप्टर जो 2 है आपका दो ध्रुवीयता की समाप्ति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो चाहे आपके पेपर में लघु उत्तरी के रूप में पूछे जाते हो चाहे दीर्घ उत्तरी के रूप में पूछे जाते हो, सभी प्रश्नों को यहाँ रखा गया है। बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा आज के इस सेशन में। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट जो है सभी बातों को नोट करते चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। अर्थात बेटा कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि आपने अपना जो सपना देखा है कि बिहार बोर्ड में अब की बार आपके पास जो है कॉलिंग आए किसके लिए, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है आपको इस टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ऊपर जो है परिश्रम करना पड़ेगा, बल्कि जो है आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना होगा। यदि आप जो है अथक मेहनत और अथक परिश्रम करेंगे तो ये निश्चित है कि आपके जो सपने हैं अब की बार बेटा वो पूरे होकर के रहेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है मैं इस सेशन को बाकायदा कंटिन्यू करता हूं और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सेशन को यदि चाहते हैं तो एक दूसरे के पास शेयर कर देंगे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जैसा कि यहां पर आप सब देख सकते हैं कि आज के इस सेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात जो आपके बिहार बोर्ड में दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आता है लघु उत्तरी प्रश्न आता है और दूसरा आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न आता है, तो उसकी सेशन चलेगी। लेकिन इस सेशन को कंटिन्यू जो है करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है एक प्रकार से आपके माइंड जो है सेटअप हो जाए कि कैसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनेंगे, बातों को ध्यान से समझेंगे। आपका जो बिहार बोर्ड का पेपर होता है, इस बिहार बोर्ड के पेपर में जो आपको समय टोटल दिया जाता है, ध्यान देंगे वो समय क्या रहता है, 3 घंटा 15 मिनट रहता है। बिल्कुल, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही मायने रखती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो 3 घंटा क्या रहता है, 15 मिनट रहता है, ये आपका समय है। अर्थात 3 घंटे में आपको पूरे पेपर को हल करना होता है और यहाँ पर जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है वो जो है आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पर आप सब देखेंगे कि आपका ये जो पेपर है ये कैसे आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, यानी हम कह सकते हैं पेपर का पैटर्न। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे पैटर्न कैसे है बेटा। तो पेपर का जो पैटर्न होता है बच्चों, यहां पर जो है दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अर्थात जो है एक क्या होता है, सेक्शन ए होता है, ध्यान देंगे सेक्शन ए होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी होता है। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे कि जो सेक्शन ए होता है, इस सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहां पर बच्चों जो सेक्शन ए होता है इसमें आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में यहां यदि आप आएंगे सेक्शन बी की तरफ आएंगे तो सेक्शन बी में क्या आते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु उत्तरी और जो है दीर्घ उत्तरी, ये दोनों प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। अब आप जो है
पेपर को बच्चों हल करते समय कहीं न कहीं उस पेपर में जो निर्देश दिया रहता है, उस निर्देश को भी आपको बाकायदा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के परिणाम स्वरूप ही आप आंसर को हल करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बेटा, जो सेक्शन ए होगा तो इस सेक्शन ए में आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कितने कितने जो है टोटल बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं आपके पेपर में। तो यहाँ पर जो है टोटल आप बात करते हैं पेपर की, तो इसमें जो है टोटल बच्चों 100 प्रश्न दिए रहेंगे, टोटल 100 प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इन टोटल 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न करने हैं, ध्यान देंगे, इनमें से बच्चों आपको कितने प्रश्न करने होंगे, तो आपको जो है 50 प्रश्न ही करने होंगे। यानी जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चन को ही करने होंगे और 50 प्रश्नों को करना होगा। और आपको एग्जाम हॉल में ही एक ओएमआर शीट दी जाएगी और उस ओएमआर शीट में चाहे आप ब्लैक पेन से चाहे आप ब्लू पेन से बाकायदा आप लोग उसको ब्लैक करेंगे। क्लियर। अब इसी क्रम में देखेंगे यहां पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें आप लोग देख लीजिए कैसे क्या होते हैं। तो बेटा यहां पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो टोटल संख्या रहेगी वो 30 प्रश्न रहेंगे, टोटल 30 प्रश्न रहेंगे आपके पेपर में। लेकिन इन 30 प्रश्नों में से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, तो आपको जो है यहाँ पर 15 प्रश्न ही करने होंगे। कितने बच्चों? 15 प्रश्न ही करने होंगे। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपके पेपर में कितने दिया जाएगा, तो यहां पर जो है बच्चों टोटल 8 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने? 8 प्रश्न दिए जाएंगे। और इन 8 प्रश्नों में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, ध्यान देंगे, इन 8 प्रश्नों में से बच्चों आपको 4 ही प्रश्न करना होगा। कितने? 4 प्रश्न करना होगा। क्लियर। तो यहां पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो मैं टिक्का कर रहा हूं, ऐसे मार्किंग कर रहा हूं, ये क्या है हो गए, ये आपके अनिवार्य हो गए, इतने क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा बच्चों ये कितने नंबर का पूछा जाएगा, बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे। बेटा यहाँ पर जो बहुविकल्पी होगा ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 ही नंबर का होगा। इस तरीके से आपके टोटल नंबर की बात हो गई। तो 50 नंबर की जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा ये कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। क्लियर। तो यानी आपके टोटल जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो है अंक कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है 30 नंबर का हो जाएगा, टोटल 30 नंबर का हो जाएगा। और इसी तरीके से जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपने देखा कि टोटल 8 रहेंगे। तो प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा बेटा ये कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। क्लियर। इस तरीके से यहां पर आपने क्या देखा कि टोटल जो है आपके अंक कितने हो गए, पेपर में टोटल अंक कितने हो जाएंगे आप लोग नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या टोटल हो गई 50 और 50 नंबर के हो गए। और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग 15, 15 दूनी 30 हो गया, ये 30 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या टोटल 4 आपको करना है, तो 4 5 20, 20 हो गया। इस तरीके से जो टोटल अंक होंगे आपके वो कितने हो जाएंगे, 100 अंकों का पेपर होगा। बाकायदा जो है अपनी कॉपी में आपको लिखना है। क्लियर। अब देखिए, अब एक डाउट ये बनता है कि भाई जो आप कॉपी लिख रहे हैं तो उस कॉपी में कितने शब्दों में जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब देना है और कितने शब्दों में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब देना है। फिलहाल जब आप पेपर देने बैठेंगे तो उस पेपर में निर्देश दिया रहता है, उसके अनुसार आप लोग चयन कर लेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम कराए गए हैं उनमें जो दिशा निर्देश दिया गया था मैं उसकी बात कर रहा हूं बच्चों। तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे इसका जो जवाब आपको देना होगा 40 से लेकर के 60 जो है शब्दों के बीच लिखना होगा। ध्यान देंगे, 40 से 60 शब्दों के बीच में जो है आंसर आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का देना है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे यहां पर आप ध्यान देंगे, इनका जो जवाब देंगे आप लोग लगभग जो है 100 से लेकर के 140 शब्दों की सीमा में जो है आपको आंसर क्लिक करना होगा। यदि हम कह सकते हैं
इस आधार पर कि यदि जो है आपके माइंड सेटअप में जो है आपके पाठ्यक्रम की अवधारणा पूरा बैठ गई है तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए इस सेशन को कंटिन्यू करने से पहले यहां पर मैंने सारी बात को आपके समझ रखा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें यहां पर समझ में आ गई होंगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं चैप्टर के परिप्रेक्ष्य में, बात करते हैं कि यहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके बिहार बोर्ड में उनको आपके समझ लेकर के आए हैं। बिल्कुल आप लोग बाकायदा लिखते चलेंगे अपनी कॉपी में और जो डाउट है आप लोग पूछते चलेंगे। क्लियर बच्चों। यहां पर पहला प्रश्न आप सब देख सकते हैं कि दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। और जब आप अपनी कॉपी को लिखेंगे और मान लीजिए प्रश्न पूछा गया है आपसे दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं, तो बाकायदा अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको आंसर कैसे देना है पहले आप मौखिक तौर पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बेटा, जब दो ध्रुवीयता का मतलब है कि जो पूरा विश्व था ये जब है दो गुटों में बट गया था तो इसी को ही दो ध्रुवीयता कहा जाता था। तो मैंने लेक्चर के दौरान आपसे बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र था और दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था और मित्र राष्ट्रों की तरफ कौन कौन था, तो अमेरिका था, सोवियत संघ था। क्लियर। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है, मित्र राष्ट्रों की होती है। और मित्र राष्ट्रों में जो अमेरिका अस्तित्व में आता है, जो सोवियत संघ आता है, ये दोनों जो है अपनी शक्तिशाली जो है वर्चस्व को कायम करने लगते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि जो पूरा विश्व था ये दो ध्रुवों में डिवाइड हो गया। इसी को ही क्या बोला जाता है, दो ध्रुवीयता का आरंभ कहते हैं। अब देखिए कैसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसको आप बेहतर तरीके से यहां देख लीजिए। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोपीय शक्तियों का ह्रास हुआ तो विश्व अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर जैसी महाशक्तियों का जन्म हुआ। इसी को ही दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको एक कीवर्ड सुनने में आ रहा होगा कि यूरोपीय शक्तियों का ह्रास हुआ। तो यूरोपीय शक्तियों का बच्चों यहां पर तात्पर्य यह हो जाएगा कि भारत देश जो है, इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी वजह से भारत देश में बहुत से विदेशी व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए आए थे। और उसमें से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आए थे। तो इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, यूरोपीय शक्तियों का नाम दिया जाता है। यहां पर आप जो है मानचित्र भी देख सकते हैं, जैसे कि दो शक्तियों कौन कौन सी अस्तित्व में आई, तो यहां पर हो जाएगा अमेरिका आया और इधर हो जाएगा यूएसएसआर सोवियत संघ आया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक आया। ये दोनों अपने अस्तित्व में आए। बाकायदा जो है अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे तो यहां पर जो आपके नंबर है वो पूरे में पूरे आपको नंबर मिलेंगे। आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखें। जब आपका अपने ऊपर विश्वास होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छा जो है अपनी कॉपी में कर पाएंगे और अधिक नंबर गेन कर पाएंगे। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहां पर आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें दिया है कि बर्लिन की नाकेबंदी का उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिए क्या दिया है, बर्लिन की नाकेबंदी का जो है आपको उल्लेख करना है। तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई जो बर्लिन है तो बर्लिन में नाकेबंदी क्यों की गई। पहली चीज बच्चों यहां पर ये समझिए बेटा कि जो बर्लिन है ये बर्लिन जो है स्थित कहां है, तो यूरोप जो महाद्वीप है इसी यूरोप महाद्वीप में ही एक देश है जर्मनी। और जर्मनी की ही राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन में क्या की गई थी, नाकेबंदी कराई गई थी सोवियत संघ के द्वारा। तो यहां पर ध्यान देंगे कि नाकेबंदी जो है कराने के पीछे कारण क्या था। तो यहां पर आप सब देख सकते हैं सोवियत संघ है। तो मैंने जो है आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि यहां जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये क्या है, जर्मनी है, ये क्या है, जर्मनी है। तो जर्मनी की यहां पर जो जनता थी, ध्यान देंगे, जर्मनी की बच्चों यहां पर जो जनता थी इसके जो विचार थे, इनकी जो अवधारणा थी ये दो टाइप में थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था
कि जो अमेरिका है तो अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी, और यहाँ पर जो यूएसएसआर था इसकी जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी। और यहाँ पर ये दोनों जो शक्तिशाली देश हैं, जो राष्ट्र हैं, ये चाहते थे कि विश्व के जो अदर देश हैं वो हमारे ग्रुप में या हमारी विचारधारा में शामिल हों। तो इसी बात को लेकर के जर्मनी की जो आधी जनता थी ये पूंजीवाद का समर्थन कर रही थी, और जर्मनी की जो आधी जनता थी ये साम्यवादी जो है विचारधारा को अपना रही थी। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपने क्या देखा कि युद्ध की आशंका बनी हुई थी। फिर इसी को लेकर के यहां पर कहानी क्या मोड़ लेती है, फिर इसी को लेकर के बर्लिन की जो है नाकेबंदी करा दी गई थी, अर्थात जो बर्लिन है बर्लिन को चारों तरफ से घेरा दिया गया था। इसी को ही बर्लिन की नाकेबंदी कहा जाता है। और ये कब कराया गया था आप ध्यान से समझेंगे कि अपनी कॉपी में आपको बेहतर कैसे लिखना है। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू की ताकि बर्लिन पर पूरा नियंत्रण कर सके और अन्य देशों के प्रभाव से उसे बचा सके। इसे ही बर्लिन की घेराबंदी कहा जाता है। यहां पर ध्यान देंगे कि ये बर्लिन की जो घेराबंदी किया था किसने किया था, तो सोवियत संघ ने किया था। सोवियत संघ ने ही कराया था, यूएसएसआर ने ही कराया था। ये घेराबंदी जो है यहाँ पर आपने जो देखा, उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो डाउट बन रहे होंगे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आप सब अपनी कॉपी में बाकायदा लिखेंगे ताकि आपके जो नंबर है पूरे के पूरे आपको मिल सके। क्लियर। अब चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहां पर आप सब देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर बच्चों जो थर्ड है इसमें दिया क्या गया है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए। बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए। वहां पर क्या था, बर्लिन की नाकेबंदी थी, और यहां पर क्वेश्चन क्या है, बर्लिन की दीवार है। दो प्रकार के आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपको कंफ्यूज में नहीं आना है, एकदम अच्छे से आंसर को लिखना है और सारे जो है पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए बेटा। देखिए बर्लिन की दीवार की क्या बात आती है, तो बर्लिन की जो दीवार है सेम कंडीशन यहां थी भाई। जो बर्लिन की जनता थी ये क्या है, पूंजीवाद की आधी जनता समर्थन करती थी और आधी जो जनता है ये साम्यवाद का जो है समर्थन करती थी। इसीलिए जर्मनी में जो बर्लिन है इस बर्लिन में क्या बना दी गई, दीवार बना दी गई। इसी को ही बर्लिन का दीवार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में लॉन्ग में भी पूछा गया है और शॉर्ट में भी पूछा गया है। अब डिपेंड करता है कि लॉन्ग में आएगा तब आप कैसे आंसर को लिखेंगे और शॉर्ट में आएगा तब जो है आप कैसे आंसर को लिखेंगे। चलिए यहां पर ध्यान देंगे बच्चों कि यूरोप महाद्वीप में जर्मनी नाम का एक देश था। क्लियर। जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया तथा बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी और बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी गई। इसी दीवार को ही बर्लिन की दीवार कहा जाता है। यदि प्यारे बच्चों आपके बिहार बोर्ड में लघु उत्तरी टाइप में प्रश्न पूछा जाता है तब क्या करेंगे, सिर्फ इतने में ही जवाब देंगे। यहां पर आप जो है काउंट कर सकते हैं कि कुल कितने शब्द हो गए होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में भी पूछा गया है बिहार बोर्ड में, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिटेल में किया हूं। और यहां पर आप छायांकित चित्र देख सकते हैं, ये क्या है, यही जो है बर्लिन की दीवार है। जैसा कि ये दीवार में आप देख पा रहे होंगे कि क्या किया गया है, पेंटिंग वगैरह किया भी गया है। अब इसी क्रम में देखेंगे यदि लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल में भी कर सकते हैं जैसे कि यहां पर किया गया है प्यारे बच्चों। देखिए बर्लिन की जो दीवार है ये 1961 में जो है इसको बनाया गया था। और इसी क्रम में ध्यान देंगे कि यह दीवार जो है पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। यह दीवार जो है पूंजीवादी विश्व, ध्यान देंगे यह दीवार जो है पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व के विभाजन का प्रतीक थी। इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी और ये दीवार जो है टोटल कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो 28 वर्षों तक जो है ये दीवार अपने अस्तित्व में खड़ी रही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पूर्वी जर्मनी की जो आम जनता थी इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को ये क्या किया, जनता ने गिरा दिया।
यानी जो बर्लिन की दीवार है बेटा, इस बर्लिन की दीवार से संबंधित जो है आपके बिहार बोर्ड में मल्टीपल क्वेश्चन के रूप में भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां पर आप सब देख सकते हैं। भाई बर्लिन की दीवार कब बनी, बर्लिन की जो दीवार है कैसे कैसे ग्रुप को बांटती है, इसकी लंबाई कितनी है, कितने वर्षों तक खड़ी रही, और इसे किस जनता ने गिराया था, तो पूर्वी जो है जर्मनी की आम जनता ने गिराया था। उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे कि एक डेट है 1961 है। बिल्कुल आज जो है इस सेशन को हम बाकायदा कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत के परिणाम स्वरूप जो है आपके समक्ष जो है ये कंटेंट लेकर के आए हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसे क्लास करूं ताकि आप लोग को कुछ बातें समझ में ना आए, एकदम व्यवस्थित तरीके से लेकर के चलेंगे बेटा। देखिए जो 1961 है, यदि इस डेट की बात किया जाए तो नाम जो है एलाइग मूवमेंट जो है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसी समय ही इसका गठन किया गया था। और किसने किया था, तो पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका गठन किया था। अब आप लोग बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसका गठन किया था, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने प्रतिभाग किया था, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अब आप सब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। यहां पर आप सब देख सकते हैं, दिया गया है क्वेश्चन में कि दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए पहले जो है आप लोग मौखिक तौर पर समझें, और मौखिक तौर पर यदि आप समझ जाएंगे तो अपनी कॉपी में किसी भी प्रकार से जो है आप लोग बाकायदा लिख सकते हैं। आपको जो है रट्टा नहीं मारना है, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए बेटा, यहां पर ये क्या है आप लोग बताएंगे, अमेरिका है, क्लियर, ये क्या है, अमेरिका है। और यहां पर आप सब देख सकते हैं ये क्या है, यूएसएसआर है, सोवियत संघ है। यहां पर जो अमेरिका है, यानी अमेरिका का जो देश सहयोग कर रहे थे, यानी जो देश जो है अमेरिका के साथ शामिल थे, उन सभी देशों को क्या बोला जाएगा, पहली दुनिया कहा जाएगा। ध्यान देंगे, पहली दुनिया कहा जाएगा। और जो देश जो है सोवियत संघ के समर्थन में थे या शामिल थे, उन्हें क्या बोला जाएगा, दूसरी दुनिया कहा जाएगा। और यहां पर आप सब देख सकते हैं, ये यहां पर ये छोटा सा देश है, ये क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला, अर्थात अपना जो है भारत देश है। यानी जो नॉन अलाइंग मूवमेंट में जो देश शामिल थे, उन देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता है। क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप जो है अपनी कॉपी में बेहतर तरीके से आप सब लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप सब कंटेंट देख सकते हैं। दूसरी दुनिया से तारतम्य पर उन देशों, विशेषकर पूर्वी यूरोप के उन देशों से था जिन्हें समाजवादी सोशलिज्म प्रणाली की तर्ज पर जो है विकसित किया गया था। किन देशों को समाजवादी खेमों के देश या दूसरी दुनिया कहा गया, इन देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, यूएसएसआर कर रहा था। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके समक्ष जो है बात को रखा, उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पर इस बात को समझ में आ गई होगी आपकी। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 6 आप सब देख सकते हैं। आपको बताना है बच्चों कि मिखाइल जो गोर्बाचेव थे, ये कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। तो मैंने आपसे पहले भी क्लास के दौरान जो है आपसे डिस्कस किया था कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे बेटा, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और सोवियत संघ में जो है सुधार प्रक्रिया को लेकर के। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, और इन्होंने वहां की जो प्रणाली है, इस प्रणाली में सुधार करने के लिए कुछ जो है अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया था। लेकिन इनकी जो योजनाएं हैं वो असफल रहीं, और कुछ परिस्थितियों के कारण इसलिए क्या होता है, सोवियत जो संघ है इसका विघटन हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप सब ये चित्र देख पा रहे होंगे, ये मिखाइल गोर्बाचेव जी हैं। और अब जो है अपनी कॉपी में आपको कैसे लिखना है बेहतर तरीके से, यदि लघुत्तरी में पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे लॉन्ग में पूछा जाता है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव का जो जन्म हुआ था 19 जो है 31 में हुआ था,
सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, यानी इनका जो कार्यकाल था 1985 से लेकर के 1991 तक था। और इन्होंने जो है, इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इन्होंने पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बात कही थी, और इसी क्रम में ग्लासनोस्त खुलेपन के विषय में इन्होंने बात की थी कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार दिए, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर जो है इन्होंने रोक लगाई। जैसा कि आपने पढ़ा रहा होगा कि अमेरिका जो है अपनी पूंजीवादी विचारधारा को फैलाने के लिए जो है और देशों को अपने साथ शामिल करने के लिए अमेरिका ने नाटो का गठन किया था, सीटों का गठन किया था और सेंटो का गठन किया था। तो यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव की जो इनके विचार थे, ये क्या चाहते थे, हथियारों की होड़ पर जो है इन्होंने क्या किया, रोक लगाया। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई और जर्मनी की एकीकरण में 1990 में बच्चों जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1961 में जर्मनी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। बाद में जो है अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया था, और 90 ईस्वी जो है पीरियड के बीच में आता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, एकीकरण किया तथा शीत युद्ध, बेटा जो शीत युद्ध है, इस शीत युद्ध को भी इन्होंने समाप्त किया। सोवियत संघ के विघटन का इनके ऊपर जो है आरोप भी लगा। इतने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के परिणाम स्वरूप भी मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर क्या लगता है, सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगता है। अपनी कॉपी में आप लोग बाकायदा जो है इस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। इसी क्रम में अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें दिया गया है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त क्या था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न आप लोग लिखेंगे, और आपका जो बिहार बोर्ड का पेपर है बेटा, इसके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि बार बार जो है पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। देखिए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त क्या था। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा चलाया गया अभियान था। इसमें कहा गया है कि हम व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। रूस के साथ कोई भी देश जो है आकर व्यापार कर सकता है, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर पाया, जिसके कारण पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त जो है नामक योजना विफल हो गया, और जिसके कारण 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इस तरीके से आप सब जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहा। इसी क्रम में अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें क्या दिया है कि 1917 ईस्वी की जो रूसी क्रांति हुई थी, इसके क्या कारण थे, आपको अपनी कॉपी में बाकायदा लिखना है। तो पहले ध्यान से समझिए बच्चों कि रूस में जो रूसी क्रांति हुई थी, इस क्रांति के होने के पीछे कारण क्या था। तो जो रूस था, रूस में जो है रूसी क्रांति से पहले वहां का जो शासन संचालन होता था, वो जार जो है वहां पर जार का शासन था, और जार के शासन की जो वहां पर व्यवस्था चल रही थी, वो क्या थी, बहुत ही तानाशाही व्यवस्था थी, और जनता का जो है उसमें शोषण किया जा रहा था, जिससे वहां की जो जनता थी वो परेशान थी। और एक ऐसी स्थिति आती है कि जो जार वंश था, जो जार शासन था, इस जार शासन की क्या कर दिया जाता है, समाप्ति कर दिया जाता है। और समाप्ति का मतलब उसका विनाश हो जाता है, और वो जो विनाश करने वाले हैं उनका नाम था क्या, लेनिन था। और लेनिन ने ही सन 1917 ईस्वी में जो है एक बोल्शेविक क्रांति आता है, और आप सभी को पता है कि क्रांति का मतलब होता है शासन व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन को ही क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लेनिन आते हैं, ये बोल्शेविक क्रांति होती है, और यहाँ पर ये बताना है कि बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे जो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर आप सब देख भी सकते हैं। चलिए, पहला क्या कारण था कि रूस में निरंकुश व दैवीय सिद्धांत पर आधारित शासन था, जिसका संचालन
कुलीन वंशानुगत सामंत वर्ग के माध्यम से किया जाता था। मैंने अभी आपसे बताया कि रूस में जो है इस क्रांति से पहले जार का शासन था और वहां पर जो जार का शासन का संचालन होता था वो कुलीन लोगों के द्वारा किया जाता था। और जार में जो पहला वहां का राजा था उसका नाम था जार निकोलस। और जार निकोलस के बाद जो दूसरा शासक है वो जार निकोलस द्वितीय था। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक थे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वंशानुगत का मतलब वही जार निकोलस पहला हुआ, फिर उसके बाद जार निकोलस द्वितीय हुआ। सामंत वर्ग के माध्यम से क्या किया जाता था? संचालन किया जाता। बहुत ही प्रमुख कारण है ये रूसी क्रांति के। अगला देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है? नौकरशाही वंशानुगत एवं भ्रष्ट थी तथा जनता का जो है शोषण करने वाली थी। यहाँ पर जो जार का जो पहला शासक था जार निकोलस था। तो जार जो निकोलस था ये बहुत ही अयोग्य और प्रशासनिक विफलता थी। ये साधारण जो है व्यक्तित्व वाला ये क्या था? पुरुष था। और इसमें जो है कुछ बिल्कुल ये किसी भी कार्यों का जो है संचालन नहीं कर पा रहा था, बल्कि अपने सहायक के रूप में जार निकोलस ने प्रधानमंत्री को रखा था, राजपुटिन को रखा था और अपनी पत्नी के परामर्श के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन करता था। और इसके जो सहयोगी थे वो भी क्या थे? एकदम गंवार थे, एकदम जाहिल थे, क्रूर थे। यही सब क्या है? बहुत बड़े कारण आते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, जार निकोलस प्रथम के शासनकाल में यह निरंकुशता अपने चरम पर पहुंच गई। फलतः क्या होता है? असंतोष और उग्र हो गया। तो यही सब कारण थे। और इसी कारण में अगला देखेंगे कि रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने के उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी की। इसके चलते उसे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आप सब क्या देख पा रहे होंगे बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था? इन्होंने भागीदारी किया था। प्रथम विश्व युद्ध जो समय था 1914 से 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर जो है 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला था। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के बीच में ही आपने क्या सुना कि 1917 में रूस में क्रांति हो जाती है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध में ही जो रूस जो है ये भी शामिल था प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से। लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये युद्ध से जो है भाग जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगला देखेंगे पॉइंट क्या है? रूस ने बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती तो की किंतु पर्याप्त मात्रा में हथियार उपलब्ध नहीं कराए और ना ही वेतन दिया। इससे सैनिकों में क्या बढ़ गया? असंतोष बढ़ गया। यह भी एक कारण था रूस की क्रांति का। अगला देखेंगे बच्चों पॉइंट, परिवहन के साधन युद्ध कार्यों में लगाए गए थे जिससे उद्योगों के परिचालन में बाधा उत्पन्न हुई और आर्थिक संकट जो है उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आप सब देख सकते हैं कि वर्ष जो है 1916 से 17 के बीच जो है भीषण क्या होता है? अकाल से खाद्यान्न जो है संकट उत्पन्न होता है जिससे जनता आक्रोशित हुई तथा अंततः यह आक्रोश रूसी क्रांति में परिणित हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि आपको अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। जब ये लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आप लोग लॉन्ग में लिखेंगे, अन्यथा जो है आप लोग शॉर्ट में लिखेंगे। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको बताना है कि सोवियत प्रणाली सोवियत प्रणाली क्या थी। बहुत बढ़िया, यानी वह व्यवस्था जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया उसी को ही क्या कहते हैं? सोवियत प्रणाली कहते हैं। विकास में आपके जो है राजनीतिक कारण आ जाएंगे, आर्थिक कारण आ जाएंगे, यानी इन सभी पहलुओं को क्या बोला जाएगा? यहाँ पर सोवियत प्रणाली कहा जाएगा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सब बताएंगे कि सोवियत संघ का गठन कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, उल्लेख करना है भाई। देखिए सोवियत संघ का जो गठन हुआ था कैसे हुआ था, तो मैंने जो है लेक्चर के दौरान आपसे बात की थी कि जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही सोवियत संघ का जो है गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1922 ईस्वी में सोवियत संघ का गठन कर दिया जाता है। और जब सोवियत संघ गठित होता है तो उसके गठन में जो है टोटल 15 गणराज्यों को मिला करके जो है इसका गठन किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आप सब कंटेंट के रूप में देख सकते हैं बच्चों।
पहला क्या है कि सोवियत संघ का जो गठन है 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ। और दूसरा बिंदु क्या है, सोवियत संघ को अंग्रेजी में यूएसएसआर यानी इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है। सोवियत संघ में कुल जो है 15 गणराज्य थे, यानी 15 जो है अलग अलग देशों को मिला करके सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट क्या है, सोवियत संघ का निर्माण जो है गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। और नेक्स्ट है, इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। तो आप जो है अपनी कॉपी में बाकायदा इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए चल रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सब देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 है बच्चों, इसमें क्या दिया है कि सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का जो है आपको उल्लेख करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पहला पॉइंट क्या दिया है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर की स्थापना बोल्शेविक क्रांति के बाद हुई। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध हुई थी, इसीलिए यहाँ समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। मैंने आपको पहले भी बताया था भाई कि जो अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रखा था, तो इसके जो है विरुद्ध जो है यहाँ पर यूएसएसआर ने क्या किया, समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब देखेंगे बच्चों अगला पॉइंट क्या है, इसमें जो है समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक जो है समाज की स्थापना पर जोर दिया गया। अगला पॉइंट है कि इसमें निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। निजी, ध्यान देंगे क्या है, निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया और सामूहिक कार्यों पर जोर दिया गया। अगला पॉइंट है कि इसमें किसी राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया गया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली धुरी जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी। जो सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ की जो धुरी थी उसमें क्या है, एकमात्र ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, और जिसकी स्थापना जो है लेनिन ने ही किया था। इस साम्यवादी दल का गठन जो है। अगला देखेंगे बच्चों कि इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। ये बात की जा रही कम्युनिस्ट पार्टी के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इसकी विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में देखा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 13 आप सब देख सकते हैं कि जोसेफ स्टालिन कौन था, उल्लेख करना है। आपको बताना है कि जोसेफ स्टालिन कौन था। ध्यान देंगे बच्चों कि जो लेनिन था, बोल्शेविक क्रांति का वहां पर जो जनक था, जो नेता था, वो लेनिन था। तो लेनिन की परिणाम स्वरूप जो है उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है, जोसेफ स्टालिन होता है। लेकिन अपनी कॉपी में आप कैसे कंटेंट के रूप में लिखेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे बच्चों। लेनिन के उत्तराधिकारी सोवियत संघ की मजबूत बनने के दौर में 1924 से 1953 में जो है इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण को, और खेती का जो है बलपूर्वक सामूहिकरण करना। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय दिया गया इनको। और 1930 के दशक के भयानक आतंकवादी पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। तो इस तरीके से आप सब जो है इसको लिख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में पूरा कंटेंट आपके अवेलेबल है, वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे बच्चों कि जोसेफ स्टालिन जो है ये इनकी क्या है, छायांकित चित्र है। आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ये हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें क्या दिया है कि व्लादिमीर लेनिन कौन था। व्लादिमीर लेनिन कौन था आपको बताना है। सभी को आप लोग को पता है, अच्छे से पता है, इसको कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है। देखेंगे बच्चों यहाँ पर बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, इस क्रांति के नायक थे। और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर में अर्थात 1972-1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार थे और उसे आमली जामा पहनाने में महारथी थे।
पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। यानी व्लादिमीर लेनिन के परिप्रेक्ष्य में आप लोग इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए बच्चों महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये व्लादिमीर लेनिन है, ये क्या है, इनका छायांकित चित्र है। आप सब अपनी कॉपी में बाकायदा इस चीज को लिखेंगे, यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिया गया है। यदि आप चाहते हैं तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स की कॉपी में भी इसको जो है लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके लिए चल रहे हैं। चलिए इसी क्रम में देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें दिया है कि निकिता क्रुश्चेव कौन था, आपको बताना है। ध्यान देंगे, सोवियत संघ के बच्चों क्या थे, राष्ट्रपति थे। 1953 से 1964 के बीच जो है इनका कार्यकाल रहा और स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे। 1956 में कुछ जो है इन्होंने सुधार कार्य लागू किए थे। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो है सुझाव रखा। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल थे। जैसा कि अब मैंने आपसे चर्चा किया था कि जो शीत युद्ध जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, तो उस समय जो है आपने देखा था कि वहां के जो थे ये निकिता क्रुश्चेव जो थे नेता थे। इस चीज को आपने देखा अपनी कॉपी में, इसको भी आप लोग अच्छे से लिख लेंगे बच्चों। और यहाँ पर ये जो छायांकित चित्र देख पा रहे हैं आप लोग, ये निकिता क्रुश्चेव का ही क्या है, चित्रण है। अब इसी क्रम में चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप सब बातों को नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है बच्चों, इसमें दिया है कि लियोनिड ब्रेजनेव कौन था। लियोनिड ब्रेजनेव कौन था, देखेंगे आप लोग। सोवियत संघ के क्या थे, ये भी राष्ट्रपति थे बच्चों। इनका जो टाइमिंग था 1964 से 1982 के बीच जो है इनका कार्यकाल रहा। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जो है इन्होंने सुझाव दिया था। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध थे और चेकोस्लोवाकिया के जन्म विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल थे। बहुत ही बड़ी इनकी भूमिका थी। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो सोवियत संघ है इसका जो गठन किया गया था 15 गणराज्यों को मिलाकर के किया गया था। उन्हीं 15 गणराज्यों में एक गणराज्य था क्या, चेकोस्लोवाकिया था। बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट बातों को लिखते चलेंगे। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये क्या है, ब्रेजनेव जी हैं, इनकी ये छायांकित चित्र है। बाकायदा अपनी कॉपी में आप सब लिखते चलेंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़े बढ़िया तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है ताकि बेहतर तरीके से जो है आपके रिजल्ट आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट सभी बिंदुओं को। देखिए मिखाइल को गोर्बाचेव जो है, इनका जन्म जो है बच्चों 1931 ईस्वी में हुआ था। जो है 1985 से 1991 तक जो है यूएसएसआर की क्या थी, अंतिम राष्ट्रपति थे। और आप सभी को पता है कि दिसंबर जो है 26 दिसंबर जो है 1991 को क्या होता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। और 25 दिसंबर, ध्यान देंगे 25 दिसंबर को इन्होंने क्या दिया था, अपना त्यागपत्र दिया था। और एक दिन बाद क्या होता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने क्या किया था, अफगान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना को वापस बुला लिया था। गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का प्रयास किया। पश्चिमी देश यहाँ पर क्या दिया है, पश्चिमी देश। तो पश्चिमी देश में क्या आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है विवाद चल रहा था। और यहाँ पर सोवियत संघ में जो शासन व्यवस्था पहले थी वो कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी में आपने क्या देखा था कि राजतंत्र चल रहा था। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये चाहते थे कि लोकतंत्र जो है सोवियत संघ में गठित किया जाए और इसी लोकतांत्रिक रूप देने और वहां जो है सुधार करने का जो है इन्होंने प्रयास किया। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अमेरिका है इन्होंने नाटो का गठन किया था। तो नाटो के गठन के साथ साथ जो है अमेरिका ने जो है बहुत से हथियारों को बनाना प्रारंभ कर दिया था। और उसी क्रम में जो है यूएसएसआर ने बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पर समझौते की जो है बात की जाने लगी।
शीत युद्ध की समाप्ति और जर्मनी की एकीकरण करने में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया। अगला पॉइंट देखेंगे, गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। ये पॉइंट जो है आप सब अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें क्या दिया है कि बोरिस जो है एल्त्सिन कौन था, आपको बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो विघटन होने के परिणाम स्वरूप जो है एक बड़े भूभाग के रूप में कौन आता है, रूस आता है, रसिया आता है। तो रसिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रपति थे, वो कौन थे, बोरिस एल्त्सिन थे। इनके परिप्रेक्ष्य में आपको थोड़ा सा समझना है और लिखना है अपनी कॉपी में। यहां देखेंगे बच्चों, बोरिस निकोलियाविच एल्त्सिन इनका पूरा नाम है। फरवरी जो है 1931 से 23 अप्रैल 2007 तक क्या था इनका ये टाइमिंग रहा, इनका कार्यकाल रहा। प्यारे बच्चों, रूस के क्या थे, प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। निर्वाचित मतलब क्या होगा, इनका इलेक्शन हुआ था, निर्वाचित राष्ट्रपति थे। और इसके पहले आपने देखा था कि क्या होता था, इलेक्शन वगैरह नहीं होता था, अपनी मर्जी से जो है सब शासन व्यवस्था करते थे कम्युनिस्ट पार्टी में। रूस के राष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी, इन्होंने ही की थी। इनका कार्यकाल जो है इनका कार्यकाल जो है शाक थेरेपी, यहाँ पे क्या होगा, शाक थेरेपी होगा, थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है। शाक थेरेपी के कारण जो है संकटपूर्ण रहा। राष्ट्रपति एल्त्सिन और अन्य उच्च अधिकारियों ने सगे संबंधियों ने सरकारी जो है कल कारखानों और कृषि फार्मों को मिट्टी के मूल पर जो है खरीद लिया। चूंकि कल कारखानों की बिक्री कीमतें बहुत कम थी, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एल्त्सिन के कार्यकाल में हुई थी। यहां पर आपने देखा बच्चों कि जो बोरिस एल्त्सिन थे, इनके परिप्रेक्ष्य में आपने देखा यहां पर एक शब्द आप देख पा रहे होंगे, शाक थेरेपी। अभी आगे आपको क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, आप जानेंगे कि शाक थेरेपी क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें दिया है कि सोवियत प्रणाली की दो कमियां बताना है आपको। सोवियत प्रणाली की दो कमियों को बताना है। यहां पर आप सब देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट बच्चों। पहला क्या है, पहली कमी कि नौकरशाही और सत्तावादी प्रणाली का होना एक नकारात्मक विशेषता थी। कुछ समय बाद जो है नागरिकों का जीवन कठिनाई में जो है पड़ने लगा, क्योंकि जो सोवियत संघ था, वहां की जो जनता थी, ये जो अपने उनको जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं दी गई थी। ये क्या थी, कूट के माध्यम से जो है अपने विचार दिया करते थे, चित्रांकन के माध्यम से जो है अपने विचारों को रखते थे, चित्रों के माध्यम से। आप सब पढ़े होंगे और मैंने पढ़ाया भी था। अगला पॉइंट देखेंगे, रूस का हर मामले में ज्यादा भागीदारी था, जिससे बाकी 15 राज्य तो सोवियत संघ का हिस्सा था, नाराजगी जता रही थी। भाई जो सोवियत संघ है, इसका जो ज्यादा लगाव था वो रूस के साथ लगाव था, और बाकी जो 14 और राज्य थे उनके साथ जो है कहीं ना कहीं जो है भेदभाव कर रही थी। इसीलिए जो वहां की जनता थी उसमें धीरे धीरे जो है क्या पनपने लगी, नाराजगी आने लगी, और यही सब जो है कारण होते हैं सोवियत प्रणाली के विघटन का। बच्चों चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे आपको बताना है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप सब देख सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन के क्या है बच्चों, निम्नलिखित कारण थे। अब पहला कारण आप लोग देखेंगे, एल्त्सिन जैसे नेता का उदय होना। बिल्कुल ये हो गया पहला कारण बेटा। और एल्त्सिन की वजह से ही जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और वो जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे सोवियत संघ की जनता के लिए। लेकिन कुछ जो है विपक्षी जो है उनको जो है भड़का रहे थे, और जो है उनको सोच रहे थे कि हटाने के लिए। अब अगला देखेंगे पॉइंट बच्चों कि लोगों को गलत जानकारी देना कि यूएसएसआर जो है विकास कर रहा है, ये कारण हो गया। और अगला क्या है, पश्चिमी देशों के विकास के बारे में सोवियत संघ की जनता में जानकारी का बढ़ना, ये पॉइंट हो गया बच्चों। और इसी क्रम में देखेंगे अगला क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो है बुरा शासन, ये भी एक कारण रहा। और अगला क्या है, जनता की तरफ जो है ध्यान न देना, अधिकतर संसाधन तथा धन का उपयोगी सैनिकों और हथियारों के पीछे किया जाना, ये सब जो है प्रमुख कारण के रूप में आप सब इसको लिख सकते हैं। और आज के इस सेशन में हमारा मेन उद्देश्य है कि आप सभी के लिए इस चैप्टर से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। प्यारे बच्चों चलते हैं
यहाँ पर और कारण क्या है, जनता की समाधान के लिए आधारित ढांचा, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल का जो है सुचारू नहीं होना। और अगला क्या है, कृषि और उत्पादन क्षमता, औद्योगिक ढांचा में तेजी से जो है गिरावट आने लगा। और अगला है कि सोवियत संघ में शामिल 15 देशों की जनता जो है दमन और जो है एहसास महसूस करती थी। ये आपने पॉइंट देखा सोवियत संघ के विघटन के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा। अब हम चलते हैं बच्चों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें दिया है कि सोवियत संघ के पतन के परिणाम, पतन के परिणाम यानी जब सोवियत संघ का जब पतन हो गया, जब विनाश हो गया, तो इसके परिणाम जो है आपके समझ क्या क्या निकल के आते हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को। चलिए आप लोग बताएंगे, फिलहाल आप लोग देखते चलेंगे थोड़ा सा। चलिए बच्चों यहां ध्यान देंगे। पहला पहला परिणाम क्या निकल के आता है कि शीत युद्ध का अंत हो जाता है। भाई जो शीत युद्ध था, तो शीत युद्ध का जो टाइमिंग था 1945 से 1991 के बीच जो है शीत युद्ध चला था। और इसी बच्चों 1991 में ही क्या हुआ कि जो है अभी मैंने चर्चा किया था, दिसंबर जो है 1991 में ही यूएसएसआर का क्या होता है, विघटन होता है। यानी क्या है, एक परिणाम ये निकल के आता है कि भाई शीत युद्ध का भी अंत हो जाता है। क्लियर। और जिसमें दूसरी दुनिया का पतन हो जाता है। दूसरी दुनिया यानी जो यूएसएसआर के साथ जो यूरोपीय देश शामिल थे उनका भी पतन होता है। और अगला देखेंगे प्यारे बच्चों कि हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। हथियारों की होड़ की समाप्ति का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, उधर अमेरिका जो है हथियारों को बना रहा था, इधर सोवियत संघ बना रहा था। भाई जब सोवियत संघ का विनाश हो गया तो अस्तित्व में कौन रह गया मात्र जो है अमेरिका का वर्चस्व रह गया। तो वो जो है हथियारों की जो होड़ चल रही थी, कहीं न कहीं जो है उसमें गिरावट आई। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा का जो है टकराव कम हो गया और विश्व जो है चैन की सांस ली। मतलब जो कह सकते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति बनी थी कि जो है भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, जो है पूरे विश्व को ये आशंका बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो पूरा जो देश है वो चैन की सांस लेता है। अगला देखेंगे बच्चों कि 15 देश जो सोवियत संघ में शामिल थे, वो सभी देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये आपने पॉइंट देखा, परिणाम निकल के आते हैं। और भी परिणाम आप सब देख सकते हैं कि पूंजीवादी गुट का दबदबा बढ़ा, अर्थात अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे विश्व बैंक जो है अपने अस्तित्व में आई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अपने अस्तित्व में आया। और अगला परिणाम क्या आता है कि पूंजीवाद का समर्थक संस्थाएं, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थाएं विभिन्न देशों की शक्तिशाली सलाहकार बन गई। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, परिणाम के रूप में आपने यहाँ पर बिंदुओं को देखा। तो अपनी कॉपी में आप जो है इसको बाकायदा लिख लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसमें दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी जो दल है, से सोवियत संघ में किस प्रकार जो है राजनैतिक गतिरोध उत्पन्न हुआ, आपको बताना है। ये जो है बिहार बोर्ड में लॉन्ग में क्वेश्चन आया हुआ है। तो लॉन्ग में आपको कैसे लिखना है अपनी कॉपी में, यहाँ पर जो है आप सब पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं। पहली पॉइंट क्या है बच्चों, भ्रष्टाचार भरी शासन प्रणाली का होना। दूसरा क्या है, जनता के प्रति जो है जवाबदेह नहीं होना। ये कम्युनिस्ट पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आप बिल्कुल जानते हैं। अगला क्या है, अमेरिकी गुट अर्थात पूंजीवादी गुट को टक्कर देने के लिए हथियार और सैनिक गुटों पर ज्यादा पैसे खर्च करना। अगला है कि पार्टी का राजनीतिक और प्रशासनिक जो है रूप से गतिरोध होना। और अगला है बच्चों की पार्टी से जुड़े लोगों को अर्थात पार्टी के अधिकारियों को आम जनता से ज्यादा अधिकार मिलना। और नेक्स्ट है 70 साल तक शासन करने के बावजूद पार्टी जनता के दैनिक जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव सही तरीके से नहीं ला पाई। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा और एकमात्र जो है यही दल था कम्युनिस्ट पार्टी में। बिल्कुल इसी वजह से वहाँ की जो जनता थी उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा था, जैसा कि यहाँ पर आपने यहाँ पर कारण के रूप में भी देखा। प्यारे बच्चों बहुत ही जल्द जो है अब आपका सेशन समाप्त होने वाला है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 में दिया जा रहा है कि सोवियत प्रणाली की दो कमियों को आपको बताना है। यहाँ पर पहली कमी हो गई है और यहाँ पर दूसरी कमी हो गई है। शायद पहली कमी देखेंगे बच्चों क्या है कि नौकरशाही और सत्तावादी प्रणाली का होना एक नकारात्मक विशेषता थी। कुछ समय बाद नागरिकों का जीवन जो है कठिनाई में पड़ने लगा। और अगला क्या है, रूस का हर मामले में ज्यादा भागीदारी थी, जबकि बाकी 15 राज्यों को सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, जिसके कारण जो है उसमें नाराजगी जता रही थी। मैंने जो है बाकायदा अपने क्लास के लेक्चर में सारे बिंदुओं को जो है आपको समझाया है। जो भी विद्यार्थी क्लास नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जो है आप लोग क्लास देख सकते हैं और सारी बातों को आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, शाक थेरेपी क्या है, शाक थेरेपी क्या है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। शाक थेरेपी का अर्थ होता है क्या, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मतलब हो जाएगा यह मॉडल जो है समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों द्वारा अपनाया गया था। अमेरिका पहले समाजवादी विचारधारा को मानने वाले गरीब देशों पर आक्रमण करता था। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दिखाने के लिए उस देश की विकास करता था। इस प्रक्रिया को शाक थेरेपी कहा जाता है। बाकायदा जो है मैंने क्लास में जो है व्याख्या के दौरान जो है आप सभी को समझाया था। जो बच्चे क्लास नहीं किए फिर मैं बता दे रहा हूँ, क्लास करके देख लेंगे सारी चीजों को, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग वहां पे नोट कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन का बच्चों अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसमें क्या दिया है कि रूस के विघटन के कारणों की विवेचना करिए। बताएंगे आप तब, रूस के विघटन के कारणों की विवेचना करिए। रूस के विघटन के निम्नलिखित कारण थे बच्चों। पहला क्या था, राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा क्या है, योग नेतृत्व का अभाव। और नेक्स्ट है मानव पूंजी की हानि और लेनिन की मृत्यु हो जाती है और स्टालिन की विफलता हो जाती है। ये आपने क्या देखा, 5 जो है रूस के विघटन के कारण देखा कि बहुत ही आज का जो सेशन चला बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा आज का सेशन, और बाकायदे जो है आप सब इसको अपने पास पीडीएफ के रूप में रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सबने स्टार्टिंग में से ही पूरा जो है क्वेश्चन को कवर कर लिया है, और यदि एक बार चाहते हैं तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि यदि जो है आप पीडीएफ चाहते हैं बच्चों तो पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आप जाएंगे नीचे लिंक जाएंगे तो वहां सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा बच्चों। आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से जो है इसकी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। और फिर मैं बता दे रहा हूं बच्चों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक दूसरे के पास यदि चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे जुड़ेंगे तो वहां पर मल्टीपल क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस सेशन में मैंने जो है थोड़ा सा स्पीड में लेकर के चले, इसलिए चले ताकि आपको सारे क्वेश्चन को मैं आपके करा सकूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में लेके गए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।